वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हमारे पास इसमें लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ में ऑलरेडी 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं। एक हमारा साइलोगिज्म है और दूसरा हम नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग, जिसमें हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को काउंट करना, स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल को काउंट करना, वो सब आ जाता है इसमें। और या फिर फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो सारी चीज़ें, सीरीज़, एनालॉजी वगैरह और क्लासिफिकेशन, वो हम देखेंगे लास्ट वाले चैप्टर में। तो हमारे पास 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं। 12 चैप्टर हम कब कर चुके हैं। आज हम 13 लेक्चर करेंगे, वो है हमारा पजल्स के रिलेटेड। तो देखो, अगर आप पजल्स में पजल होते हो तो आज के बाद आप पजल्स में पजल नहीं होंगे। तो इसमें देखो, पजल में जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं उतने ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन चांसेस होते हैं क्योंकि सिलेबस में है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें असल में हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको मतलब हम ये बोलेंगे इसका फास्ट एंड मतलब यही रूल है इसका, ठीक है। हमें करना क्या होता है इसमें पजल्स में, देखो ये एक गेम की तरह होता है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है। तो जैसे कोई भी चैलेंज आ जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम अपना लॉजिक किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उसको एक राइट वे में मतलब लिख के, ताकि हमें पता चल जाए कि ये पूछ क्या रहा है। देखो, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, इसमें हमें करना क्या होता है, इस टाइप के जो लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं हमें पहचानना कैसे और उसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे के रखी होगी उसको कोशिश करो कि थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करो, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करो। अब वो पूछते क्या हैं, जैसे वो पूछेंगे बहुत सारी, मतलब आपको चीज़ें दे के रखेंगे, उनको ग्रुप बनाना है, ठीक है, या फिर उनको किसी आर्डर में पुट करना है, ठीक है, फिर उनको कंपेयर करना है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमें जो करनी होती हैं इसमें पजल्स में। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि हमारे पास कोई फिक्स वे तो नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसको अप्रोच करने का तरीका है क्या है। जनरली 2-3 तरीके मैं बता दूंगा, आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो पहली टाइप आती है इसमें एनालिटिकल पजल्स। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो वो पूछेंगे कौन किस साइड बैठा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन टॉलेस्ट है, कौन शॉर्टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो है कि हम सबसे पहले इसमें टेबल बना लें। अगर टेबल बना लेंगे और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस टेबल में डाल देंगे तो ये क्वेश्चंस निकालना आसान हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। अब देखो, मैं आपको हमेशा आप देखते होंगे कि मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का ही लेके आता हूँ पहले। उसका रीज़न ये कि अगर वो आप सीख जाओगे ना तो बाकी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। और देखो, मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि इसमें रूल्स क्या हैं, ठीक है, इसमें आपको अप्रोच कैसे करना है। फिर आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके छोटे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बड़े भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ABCD and E बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज़, ठीक है, वो अलग अलग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सिटी, फर्दर इट इज़ गिवन दैट। देखो, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। बोल रहा है B and C डू नॉट बिलोंग टू Q, ठीक है, ये Q सिटी का नाम है। B and E डू नॉट बिलोंग टू P and R, A and C डू नॉट बिलोंग टू RST, D and E डू नॉट बिलोंग टू। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी दिखेंगे ना तो सबसे आसान तरीका इसका क्या, मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाना है हमने और उसमें लिखना क्या क्या है, देखें, ये बन गया हमारा टेबल। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो ऊपर उसने क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, एक तो बंदे दे के रखे हैं ABCDE, ठीक है, और डिफरेंट सिटीज़ का बोल रहा है PQRST। तो मतलब यहाँ पे हमें एक तो पर्सन्स दे के रखे हुए हैं और दूसरी सिटीज़ दे के रखी हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ सिटी क्या क्या दे के रखी है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिटी, ठीक है। तो सिटी मुझे देखो कौन कौन सी दे के रखी है। एक दी इन्होंने PQRST, ये देखो सिटी दे के रखी है PQRST। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिटी में PQRST, मैंने ये लिख लिया जो मेरी सिटीज़ हैं, ठीक है। एक मिनट, जब मैंने सिटीज़ लिख दी अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा कि और क्या दे के रखा है मुझे। सिटीज़ मैंने लिख दी, उसके बाद मैं लिखूँगा कौन कौन से बंदे हैं ABCDE, ठीक है। अब लेकिन मुझे इसमें देखो क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। ईच वन ऑफ देम कम फ्रॉम द डिफरेंट सिटी, तो अलग अलग सिटी से आ रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे B and C डू नॉट बिलोंग टू Q, यहाँ पे ये बोल रहा है ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो मतलब कुछ लोग उस सिटी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ लोग जो उस सिटी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे टेबल में ये दोनों चीज़ें लिखनी है। पहले मैं लिखूँगा पर्सनस, पर्सनस को सिंपल P से लिख रहा हूँ, ठीक है, हु डू नॉट, ठीक है, सिंपल लिख लेता हूँ, हु डू नॉट लिव इन सिटी, मतलब ये नॉट वाले हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है।
और एक साइड पे मैं लिखूँगा वो वाले पर्सन हु लिव इन द सिटी, ठीक है, पर्सन लिव इन द सिटी। अब देखो मेरे पास पर्सन भी दे के रखे हुए हैं, ठीक है, ये देखो ऊपर पर्सन कौन कौन से दे के रखे हैं मुझे, ABCDAE। अब मैं स्टेटमेंट उठाऊंगा, पहले वाली स्टेटमेंट उठाओ, क्या बोल रहा है, B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q। तो B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q, तो यहाँ पे मेरे पास Q के अंडर क्या आ जाएगा, B और C। तो मैंने यहाँ से लिख दिया B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q, क्योंकि डू नॉट वाला यही था मेरे पास इस साइड पे टेबल। B एंड E डू नॉट बिलोंग टू P एंड R, B एंड E, B एंड E क्या बोला आगे इसने, B एंड E डू नॉट बिलोंग टू P एंड R, B E, P एंड R, B E, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, A एंड C डू नॉट बिलोंग टू RST, A एंड C डू नॉट बिलोंग टू RST, A एंड C RST, RST कौन सा, RST, और दे के कौन सा रखा है, A एंड C। तो इसमें मुझे क्या लिखना है, AC, AC, AC। उसके बाद लास्ट में देखो क्या बोला है, D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T, D एंड, एक मिनट, D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T, Q एंड T, D एंड E बोला हुआ है इसमें, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा D E, यहाँ पे भी लिखूँगा D और E। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ था नहीं उतना बड़ा, लेकिन करना क्या है, इस इंफॉर्मेशन को टेबल में बनाना आना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टेटमेंट देखो, पहले इसने ऊपर पूछा क्या, इज़ नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या पूछा, इज़ नॉट करेक्ट, ये बोल रहा है इनमें से चारों में से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पहले देख लेते हैं हम एक एक स्टेटमेंट उठा के। C बिलोंग्स टू P, देखो P ही है मेरे पास, C बिलोंग्स टू P, यहाँ पे C है क्या, है ही नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला आंसर आ गया मेरा। अच्छा, लेकिन इससे पहले ना, ये आंसर, इस आंसर पे अप्रोच करने से पहले आप एक चीज़ और भी देख लो, ये वाला टेबल तो हमने खाली छोड़ा हुआ है ना, पर्सन हु लिव इन द सिटी। अब देखो इसने बोला ये यहाँ पे नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे बताओ बचा हुआ कौन सा है, इसमें BCDE कवर हो गया, इसका मतलब A यहाँ पे रह रहा होगा। तो मतलब इस टेबल को देख के, इस वाले टेबल को देख के आपको ये वाला टेबल भरना है। यहाँ पे A आ गया मेरा, उसके बाद यहाँ पे देखो A भी दिया है, B भी दिया है, C भी दिया है, E भी दिया, मतलब यहाँ पे D आ जाएगा। यहाँ पे देखो A और C दिया है, इसको छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ पे क्या आ सकता है। यहाँ पे देखो A भी दिया है, यहाँ पे B नहीं दे के रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे B यहाँ पे रह रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे बंदे कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं ना, ये यहाँ पे नहीं रह रहे तो मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुझे इन तीनों, ये जो तीन थे ना, 1 2 और 3, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे कौन कौन रह रहा है, A D और B, ये मुझे कन्फर्म हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बच गया, A B D, इसका मतलब मेरे पास C बचा है और E बचा है। अब देखो अगर मैं C यहाँ पे लिखूँगा तो C तो यहाँ पे भी है, अगर मैं C यहाँ पे लिखूँगा C तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे C नहीं लिख सकता मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब अगर C यहाँ पे नहीं लिख सकता तो यहाँ पे तो E बचा, और यहाँ पे मैं C लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे C नहीं है। तो मुझे ये वाले जो दो मैंने भरे हैं ना, ये इन तीनों की हेल्प से भर दिए। तो अब मुझे ये पता चल गया कौन सा बंदा रह रहा है और कौन कौन नहीं रह रहा है। अब मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है C बिलोंग्स टू P, तो C बिलोंग्स टू P बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। D बिलोंग्स टू R, D कहाँ पे है ये, D बिलोंग्स टू R, ट्रू है ये, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ ये वाला कॉलम है ना हमारा, इस कॉलम में डू नॉट लिव इन द सिटी का है, यहाँ पे ये पूछ रहा है ये वहाँ पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब देखो ये A बिलोंग्स टू Q, A बिलोंग्स टू Q बिल्कुल सही है, ठीक है। B बिलोंग्स टू S, B कहाँ है, ये B बिलोंग्स टू S, नो, B बिलोंग्स टू T आएगा यहाँ पे, अगर T होता तो ये भी ट्रू होता, तो इसका मतलब ये वाला हमारा मतलब आ गया जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट इस पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, इसको नोटबुक पकड़ो, पेन पकड़ो, ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हमने वो निकाला है। टेबल निकालो, टेबल बनाओ, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद निकालना आपको ही है। क्वेश्चन को अगर समझेंगे हम तो ये क्या बोल रहा है, 4 पॉलिटिकल पार्टीज WXYZ, 4 पॉलिटिकल पार्टीज थी WX, Y और Z, डिसाइडेड टू सेट अप ए जॉइंट कैंडिडेट फॉर द कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन। वो बोल रहे हैं कि हम एक पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ से एक कैंडिडेट लेंगे, ठीक है। तो अब कैंडिडेट सामने आ गए और उन्होंने ये बोला कि फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो ये होगा कि जिसको सबसे ज़्यादा पार्टीज़ फेवर करेंगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा। 4 एस्पिरेंट्स कैंडिडेट थे ABCD जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, टिकट के लिए। तो अब उन्होंने कंडीशन दे के रखी हैं कि A को किसने एक्सेप्ट किया, B को किसने एक्सेप्ट किया, C को, D को, और नीचे भी कुछ कंडीशंस दे के रखी हैं। अब इतना लेंथी क्वेश्चन जनरली UPSC पूछेगा, लेकिन बाकी भी बैंक वगैरह में PO में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। आपको करना है क्या है, सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन में फटाफट कोशिश करो कि आप टेबल बना लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूँ तो मैं उतना अच्छे से नहीं बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ ये टेबल देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप लिख लो कि मतलब कौन कौन से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, यहाँ पे लिख दो, देखो कैंडिडेट्स, ये आगे हमारे कैंडिडेट्स कौन कौन से थे, यहाँ पे क्या दिए रखे हैं, कौन ABCD, ठीक है।
ये आगे हमारे A, B, C और D 4 कैंडिडेट्स दे के रखे थे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है, W, X, Y और Z, ऐसे लिख दिया मैंने, टेबल बना दिया फटाफट। अब मैं स्टेटमेंट्स पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है A वाज एक्सेप्टेड टू W, A वाज एक्सेप्टेड टू W, तो W पे टिक लग गया, बट नॉट टू Z, तो Z पे क्रॉस लग गया। सिंपल ऐसे सेकंड स्टेटमेंट, B वाज एक्सेप्टेड टू Y, B वाज एक्सेप्टेड टू Y बट नॉट टू X, X कहाँ पे ये, तो X के नीचे क्रॉस लग गया। C वाज एक्सेप्टेड टू W, C वाज एक्सेप्टेड टू W मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्ट टू W एंड Y, Y को भी ये एक्सेप्ट था, ठीक है। D वाज एक्सेप्टेड टू W, D वाज एक्सेप्टेड टू W एंड X, और X को भी, ठीक है। अब ये आ गई यहाँ तक की कंडीशन। उसके बाद नीचे कुछ और भी बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हेन कैंडिडेट B वाज प्रेफर्ड बाय W एंड Z, व्हेन कैंडिडेट B वाज प्रेफर्ड बाय W एंड Z, ये और ये, तो मतलब एक नया कंडीशन दे रहा है, प्रेफर्ड बाय W एंड Z। कैंडिडेट C वाज प्रेफर्ड बाय X एंड Z, C वाज प्रेफर्ड बाय X एंड Z, X कहाँ पे, ये X और Z, इसको भी प्रेफर कर दिया इन्होंने। एंड कैंडिडेट A वाज एक्सेप्टेड टू X, A वाज एक्सेप्टेड टू X, जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, मैं वहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। A वाज एक्सेप्टेड टू X नॉट टू Y, ओके, हु गॉट द टिकट। अब बोल रहा है कि आप बताओ टिकट किसको मिलेगी। तो अब देखो ये जो मैंने डॉट डाले हैं ये भी एक्सेप्ट तो हो गए ना, ठीक है, दो पार्टिकल पार्टीज ने किए हैं चाहे। अब देखो जहाँ पे मेरी खाली जगह है ना, मतलब उनको प्रेफरेंस नहीं मिली है, तो आप टोटल काउंट करो। एक कैंडिडेट को अगर मैं काउंट करूँगा तो एक टिक आ गया, ये 2, और बाकी 2 क्रॉस है, तो मतलब इसको टोटल वोट कितने मिले हैं, 2। बी की बात करूँ अगर मैं, एक वोट ये आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, टोटल कितने वोट्स मिले बी को, 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी को कितने मिले, 1, 2, 3 और 4, और डी को कितने मिले, 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, सी को। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने कि सबसे ज़्यादा, मतलब आपको ये बताना है कि क्यों, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। उसमें पूछा हुआ था कि इन्होंने, अच्छा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं पूछा हुआ ऐसा, इसमें सिंपल ये पूछा हुआ है ए वाज एक्सेप्टेड टू एक्शन हु गॉट द टिकट, तो टिकट किसको मिलेगी, टिकट सी को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ था कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग मतलब सेलेक्ट कर लेंगे, जिन पॉलिटिकल पार्टीज जिसको फेवर करेंगी, तो सी को फेवर कर रही हैं सबसे ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया वैसे। अब नेक्स्ट देखो टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। ये हमने देखी टाइप 1। टाइप 1 में आपने समझ आ गया होगा किया क्या होता है इन्होंने, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको कोशिश करो टेबल में डाल दो। ये कौन सी टाइप थी जो हमने की है, ये सब याद रहना चाहिए आपको, ताकि एग्जाम में देख के आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये एनालिटिकल पजल था, ठीक है, कि कौन किसके साथ बैठा है, कौन किससे दूर बैठा है, ये इस टाइप में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या पूछ के रखा है हमें, ये पजल बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग, या फिर आप ऐसे समझते हो टीम फॉर्मेशन करनी होगी, या कुछ कंडीशंस दे के रखी होंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का ही, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्रोच कैसे करना है। अगर आप प्रोसीजर के हिसाब से जाओगे ना, जैसे हमने ऊपर देखा टेबल बना लिया या फिर कुछ भी डायग्राम बना ली, ठीक है, अब उससे जब आप निकालने की कोशिश करोगे, उससे ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं, मतलब 5% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। तो इसको जनरली अप्रोच करने का मेथड होता है कि आप क्या करो, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शंस को उठाओ और उस हिसाब से देख लो, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2015 में पूछा यूपीएससी ने। 2 men अनिल एंड डेविड, एक अनिल दे के रखा है, दूसरा दिया है इसने डेविड, ठीक है, ये आ गया हमारी मैन की कैटेगरी में। एंड 2 वुमेन, ठीक है, वुमेन की कैटेगरी में कौन कौन दे के रखा है, शबनम और दे के रखा है रेखा, आर इन द सेल्स ग्रुप, ठीक है। सेल्स को आपको पता है ना, सेल्समैन होते हैं जैसे, तो सेल्स ग्रुप में थे, ये चीज़ें बेचते थे। ऑनली 2 स्पीक्स तमिल, इनमें से अब इन्होंने ये बोल दिया कि ऑनली 2 स्पीक्स तमिल, कितने, 2 बंदे तमिल बोल रहे हैं। अब ये नहीं बताया कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। द अदर 2 स्पीक्स मराठी, इसका मतलब बाकी जो बच गए, 2 ही बचे ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, मराठी। मतलब 2 बंदे तमिल में बात करते हैं, 2 मराठी में, ये नहीं दे के रखा कौन करता है कौन नहीं करता, ठीक है। ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन ड्राइव ए कार। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर हम ड्राइविंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक बंदा, मतलब एक मैन और एक वुमेन, कौन सा मैन कौन सा वुमेन वो नहीं बता के रखा, उनको ड्राइविंग आती है। अब शबनम स्पीक्स मराठी, अब देखो एक चीज़ इन्होंने दे दी है, इस मराठी में एक तो शबनम है, हमें ये पता चल गया, ठीक है। अनिल स्पीक्स तमिल, और तमिल में एक का पता चल गया हमें, वो कौन था, अनिल। आई होप आपको समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, इसका मतलब ये भी बता दिया कि वुमेन में कौन है, रेखा, जो ड्राइव कर सकती है, और
दूसरी साइड पे मेल में कौन है, डेविड। तो ये तो हमें अभी तक क्लियर हो गया कि ड्राइविंग में ये दो बंदे ड्राइव कर रहे हैं, और मराठी में एक लड़की कौन बोल रही है और तमिल लड़का कौन बोल रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से बताओ सही क्या होगा। तो इसको आप और क्या तरीका आपके वो रिप्रेजेंट करने का, ऐसे ही लिख सकते हो स्टेटमेंट को उठा के, लेकिन अब देखो ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे हम। ये कि बोल रहा है बोथ द तमिल स्पीकर्स कैन ड्राइव ए कार। अब देखो बोथ द तमिल बोला है इसने, अब तमिल में एक तो अनिल है, और देखो ड्राइविंग में हमारे पास डेविड और रेखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, देख के क्या लग रहा है। उसने बोला कि दोनों तमिल स्पीकर जो हैं वो कार ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है एक तमिल स्पीकर तो अनिल दे के रखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हमें पता है कि एक बंदा अनिल है जो तमिल बोलता है और यहाँ पे है नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया बाहर। अब सेकंड देखो, बोथ द मराठी स्पीकर्स कैन ड्राइव ए कार। अब हो रहा है कि दोनों मराठी स्पीकर्स ड्राइव कर सकते हैं। देखो शबनम है यहाँ पे, शबनम तो मराठी बोलती है, लेकिन यहाँ पे ड्राइव कर सकती है, वो नहीं कर सकती, यहाँ पे तो देख ही नहीं रखा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया बाहर। बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक्स मराठी। बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव, अब ये बोल रहा है कि ये दोनों मराठी बोलते हैं। अब देखो ये मराठी दोनों बोलते हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं। देखो एक डेविड दे के रखा है, एक रेखा दे के रखी है। अब देखो बोथ दे के रखा है ना, कि दोनों जो ड्राइव कर सकते हैं वो मराठी बोलते हैं। अब देखो मराठी में एक बोलने वाली तो शबनम है, तो ये कंडीशन यहीं से फेल हो जाती है ना, ठीक है। अब डी ऑप्शन देखो, वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक्स तमिल। ये बोल रहा है इन जो ड्राइव कर सकते हैं उनमें से एक ऐसा है जो तमिल बोलता है। तो देखो एक डेविड दे के रखा है, एक रेखा, और क्वेश्चन में ही दे के रखा है कि मराठी में क्या, इसने मराठी बोला, तमिल बोला, तो तमिल में हमारे पास कौन है, अनिल है। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक्स तमिल, तो बोल रहा है इन दोनों में से एक कोई तमिल बोल सकता है, ठीक है। तो अब तमिल में एक तो हमें अनिल दे के रखा है, अब दूसरा कौन है, दूसरा शबनम तो हो नहीं सकती, इसका मतलब डेविड और रेखा में से कोई एक होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि उसने बोला था इन दोनों में से कोई एक तमिल बोलता होगा। एक तो हमें अनिल पता था, वो पहले से तमिल बोलता है। अब शबनम तो चलेगी बाहर बेचारी, क्योंकि शबनम क्या बोलती थी, मराठी। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक कोई तो बोलता होगा ना तमिल, तो वही बोल के रखा है इसने ऑप्शन डी में। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास टाइप 3 कौन सी है। टाइप 3 क्या है, पजल्स बेस्ड ऑन द प्लेसिंग एंड कंपैरिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्डर में रखनी होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर दे देंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर दे देंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, अगर जब भी क्वेश्चन में असेंडिंग आए तो असेंडिंग का मतलब सिंपल ऐसे समझ लो, ऐसे ड्रा कर लिया करो। असेंडिंग मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। बहुत सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। अब डिसेंडिंग उल्टा हो गया, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन जब एग्जाम में हम अप्रोच करेंगे तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग को कैसे बताएंगे। जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी और डी है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि ए जो है सबसे लंबा है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन डी। इसका मतलब होगा ए सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा बी, उससे छोटा सी, उससे छोटा डी। इसको हम बोल सकते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये है ना, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी होगा ना आपके पास, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ सिंपल सी, तो असेंडिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है आपको, पहले तो जो चीज़ें आपको दे के रखी हैं उनको एक ऑर्डर में पुट करना है। वही मैं जो बोल रहा था, मतलब उनको कंपेयर करके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें आपको साइन अगर यूज़ करोगे ना, ठीक है, साइंस अगर यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब देखो ये पूछा है 2012 में CSAT UPSC ने। क्वेश्चन क्या है, इन 5 फ्लैट्स वन अबव द अदर लिव्स 5 प्रोफेशनल्स। ये बोल रहे हैं कि 5 प्रोफेशनल्स रह रहे हैं, ठीक है, किसी एक फ्लैट में, जो ऐसा फ्लैट है जिसमें 5 मंजिल हैं, 1 2 3 4 और 5 मंजिल हैं, ठीक है, 5 मंजिल है। अब क्या बोल रहा था, प्रोफेसर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज IAS ऑफिसर फ्रेंड। इसका मतलब जो प्रोफेसर है उसको ऊपर जाना पड़ रहा है IAS ऑफिसर को मिलने के लिए। तो ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में रह रहा है कौन, IAS ऑफिसर। तो मैं मान के चलता हूँ कि IAS ऑफिसर ऊपर वाली बिल्डिंग में रहा है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। IAS उससे ऊपर है, किससे, प्रोफेसर से, ठीक है। इसका मतलब है ये ज़्यादा बड़ी मंजिल पर रह रहा है, ठीक है। मान लो 5वीं पे रह रहा है, ये 4थी पे रह रहा है, जो भी है। अब देखो मैंने यहाँ पे मंजिल भी उल्टी लिख दी ना, ये 5वीं मंजिल है, ये 4थी है, ये तीसरी है, दूसरी, ये पहली।
अब देखो, द प्रोफेसर हैज़ टू गो अप टू मीट आई ऑफिसर, द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंड टू ऑल। अब ये बोल रहा है डॉक्टर जो है ना वो सबका इक्वली फ्रेंड है, एज एंड हैज़ टू गो अप फ्रिक्वेंट गो डाउन। अच्छा, उसको मतलब कभी ऊपर जाना पड़ता है कभी नीचे। इसका मतलब मान के चलो कि डॉक्टर जो दे के रखा है वो कहाँ पे दे के रखा है, सेंटर में। डॉक्टर कहाँ पे दे के रखा है, सेंटर में। उसके बाद द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज एमएलए फ्रेंड अबो हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर फ्रेंड। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि जो इंजीनियर है ना उसको ऊपर जाना पड़ता है अपने दोस्त को मिलने के लिए जो एमएलए है, ठीक है। और एमएलए कहाँ पे रह रहा है, अबो हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर फ्रेंड। जहाँ पे प्रोफेसर का फ्रेंड रह रहा था ना, प्रोफेसर का फ्रेंड कौन था, आईएएस ऑफिसर, उससे नीचे देखो एमएलए फ्रेंड अबो हुज, मतलब इसके एमएलए के ऊपर किसका घर है, आईएएस का। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि पहले आईएएस आ गया, उसके बाद हमारा एमएलए आ गया, ठीक है। अब प्रोफेसर तो पहले ही हमें पता है, उसके बाद डॉक्टर का भी हमें पता है ये सेंटर में था, पहले ही बोल के रखा हुआ, तो डॉक्टर को सेंटर में रख लो। फिर हमारे पास प्रोफेसर आ जाएगा और फिर पीछे कौन बचा, और एमएलए हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी हो गया, प्रोफेसर भी हो गया, तो इंजीनियर बच गया बेचारा, ठीक है। तो अब देखो इस हिसाब से हमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। इस चीज़ से एक चीज़ और भी देख सकते हो, अभी देखो ये मैंने जो प्रोफेसर और इंजीनियर लिखा है ना, इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं देखे रखा है कि सबसे नीचे कौन रह रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोफेसर या इंजीनियर सेकंड नंबर पे और प्रोफेसर पहले पे। अब ऑप्शन से हम पता लगा लेंगे। तो ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है, आईएएस, एमएलए और डॉक्टर, ये तीन चीज़ें ढूंढनी है, बाकी इन दोनों का हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तो सबसे ऊपर आ गया हमारा आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर दे के रखा है, किस ऑर्डर में रह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब पूछा हुआ कि किस ऑर्डर में रह रहे हैं, तो मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें ऐसे बताना है। तो सबसे ऊपर तो मेरे पास एमएलए नहीं है, कौन है सबसे ऊपर, आईएएस ऑफिसर। तो इस हिसाब से तो सीधा हमें यहीं से निकल जाता है कि डी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे भी एमएलए दे के रखा है, फिर डॉक्टर है, उसके बाद इंजीनियर है, फिर प्रोफेसर है। ये दो तो उन्होंने क्वेश्चन में बोले भी नहीं थे, लेकिन हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया इनको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। 7 मैन ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, ठीक है। ABCDEFGEF स्टैंडिंग इन ए क्यू in that order. Each one is wearing a cap of different color like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ठीक है। VIBGYOR कोई भी डाल सकते हैं वो, ठीक है। D is able to see in the front of him green and blue but not violet. E can see violet and yellow but not red. G can see caps and, इसको आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हो। देखो जब भी ये आओगा ना, नॉट ये इस टाइप का, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो जनरली हमारे लिए ईजी रहता है, हम सीधा टेबल बना लें। ऐसे अगर आप मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। हर अलग अलग टाइप की कैप दे के रखी है, कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे। तो एक मिनट मैं करवा ही देता हूँ इसको यार। आप बोलोगे क्या हर बार बोलता है खुद करो फिर खुद करवा रहा है, ठीक है। इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि मैं तो सर से उतार रहा हूँ बात, आप आराम से कर सकते हो इसको। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन्स कौन कौन से दे के रखे हैं और कैप कौन से कलर की है। पर्सन देखो उसने दे के रखे थे, मुझे ऊपर देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या है। ABCDEFG स्टैंडिंग क्यू, ईच वन स्टैंडिंग कैप और डिफरेंट कलर। आप कलर देख लो कौन कौन सा देके रखा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 1 2 3 4 5 6 7 कलर देके रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं, ठीक है। अलग अलग कलर की कैप जगह डाली हुई है। अब देखते हैं, डी इज़ एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से टेबल में डालते हैं। इसने क्या बोला, डी इज़ एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन, मतलब डी को अपने आगे कौन दिख रहा है, ग्रीन। अब ऊपर देखो, ऊपर पढ़ो क्या दे के रखा था, ABCD and FG आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, ठीक है। तो मतलब वो लाइन में खड़े हुए हैं, ABCDEF, ठीक है। ABCDEF और G भी है। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या बोला, डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन, मतलब डी जो जब देख रहा है तो उसको आगे आपने क्या नज़र आ रहा है, ग्रीन भी नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है, ग्रीन एंड ब्लू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। बट नॉट वायलेट, इसका मतलब यहाँ पे वायलेट नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो, डी के आगे मतलब डी के आगे 3 बंदे हैं। अब इनमें वायलेट किसी के पास नहीं है, ग्रीन ब्लू तो है, ठीक है, वायलेट नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बोल रहा है ई कैन सी वायलेट एंड येलो, ई कैन सी वायलेट एंड येलो। अब सोचो इन तीनों में तो किसी के पास वायलेट नहीं था इस कंडीशन के हिसाब से, इसका मतलब पीछे कौन बचा मेरा, डी। तो डी के पास क्या है, वायलेट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो डी यहाँ पे कहीं पे होगा, तो डी का मुझे कैप का कलर पता चल गया क्या है, वायलेट है, ठीक है। अब वायलेट के साथ इसने और कौन सा कलर देखा है, येलो, बट नॉट रेड। इसका मतलब यहाँ पे येलो भी है आगे। अब देखो येलो भी है, वायलेट भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, और उसमें से मुझे पता है डी का कलर कौन सा, वायलेट। इसका मतलब A, B और C का कलर कौन कौन सा हो सकता है, ग्रीन में से या ब्लू में से या फिर येलो में से,
देखो टेबल कैसे काम आ रहा है, मुझे ABCD तक मुझे पता चल गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर अदर देन द ऑरेंज। जी यहाँ पे खड़ा है, ये बोल रहा है इसको सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज नज़र नहीं आ रहा, मतलब ऑरेंज आपने सर पे लगाया होगा तभी नज़र नहीं आ रहा। तो जी का भी पता चल गया, ABCDEF, मान लो जी यहाँ पे था तो जी का भी हमें पता चल गया क्या है, ऑरेंज है। नेक्स्ट पढ़ो, इसमें क्या लिखा है और, इफ़ ई इज़ वेयरिंग एन इंडिगो, ई का भी दे के रखा है क्या है, इंडिगो। इफ़ ई इज वेयरिंग इंडिगो कलर कैप देन द कलर ऑफ द कैप वर्न बाय द एफ, हमें बताना है एफ का क्या कलर होगा। अब देखो हमें आराम से देख के बता सकते हैं कौन सा कलर मिसिंग है, ग्रीन, ब्लू, येलो हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ऑरेंज हो गया, कौन सा बचा, रेड। हाँ रेड ही बचा, ठीक है। देखो ब्लू भी है, वायलेट भी है, ऑरेंज भी है, तो पीछे कौन सा बच गया हमारा, ब्लू। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ब्लू। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो टाइप 4 एंड लास्ट टाइप देख लो, ये आती है फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, खूनी रिश्ते, जो मैंने लेक्चर करवाया था ना, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो ये टाइप आप मजाक लगेगा, ठीक है। इसमें जनरली आपको वही करना होता है, जैसे क्वेश्चन देख लो, ये आप खुद ट्राई कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि मैंने ये इस पे लेक्चर बना के रखा है तो ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया टेबल में कैसे अरेंज करना होता है क्वेश्चंस को। तो इसमें आपको वो फैमिली वाली चीज़ें लगा के टेबल बना के वैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, ABCDEFG आर द 7 मेंबर ऑफ द फैमिली, देयर आर 3 फैमिली मेंबर, देयर 3 फीमेल मेंबर्स। टोटल कितने दे के रखें, ABCDEF और G। ये 7 बंदों में से 3 कितने, ऐसे लिख लिया करो, 7 में से 3 दे के रखें फीमेल, इसका मतलब मेल कितने होंगे, 4, ठीक है। ईच ऑफ दम हैज़ ए डिफरेंट प्रोफेशन, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, ये सब का अलग अलग प्रोफेशन दे के रखा है ABCD, लेकिन ये नहीं पता हमें किसका प्रोफेशन क्या है। नो लेडी इज़ आइदर फार्मिस्ट और चार्टर अकाउंटेंट। आप देखो इसमें वही बोल दिया ना इसने कि ये इसमें नहीं है, ये उसमें नहीं है, तो आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने जैसे ऊपर क्वेश्चंस करवाएं वैसे इसको अप्रोच करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हुआ तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसको आपको सोल्यूशन दे दूंगा 2-3 मिनट की वीडियो डाल के, ठीक है। कोई बड़ा मसला नहीं है, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बी आएगा, हुआ आंसर लिस्ट में। तो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।